बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी खिदमात की बेहतरी में मशीनों का क्या किरदार होता है, इस्तेमाल क्या है या इसका रोल क्या है। ये फर्स्ट है लाइब्रेरी साइंस लेक्चर नंबर 6 है। तो लाइब्रेरी खिदमात सबसे पहले देखेंगे जी खिदमात क्या होती है। मुख्तलिफ लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो सर्विसेज में जो है वो कुछ लाइब्रेरी जो है वो मशीनों का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं। तो उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मशीन है जो इस्तेमाल करती हैं लाइब्रेरीज़ और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव या बेहतर करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जी लाइब्रेरी खिदमात या लाइब्रेरी सर्विसेज क्या होती हैं। अगर उर्दू में आ जाए तो उसको खिदमात कहेंगे, तो इंग्लिश में सर्विसेज होगा। लाइब्रेरीज़ बहुत सारी सर्विसेज या खिदमात ऑफ़र करती हैं जो अपने यूज़र होते हैं उसकी लाइब्रेरी के, उनको उनमें सबसे पहले सर्कुलेशन या इजराई सर्विसेज या खिदमात। तो सर्कुलेशन से क्या मुराद होता है कि ये जो है लाइब्रेरी की जो सर्विसेज होती है इसमें स्टूडेंट्स को चेक इन चेक आउट यानी कि किताब इशू होती है, किताब रिटर्न होती है, उसमें ओवर ड्यू होते हैं कि एक किताब स्टूडेंट को दी, एक पॉलिसी होती है लाइब्रेरीज़ की, उसके मुताबिक एक किताब बच्चा 14 दिन के लिए रख सकते हैं या 16 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, जो भी उसकी पॉलिसी है। अगर उससे ओवर ड्यू होती है तो उसको फ़ाइन वगैरह चार्ज करते हैं। ये सारा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, इसमें ये जो है तो वो लाइब्रेरी सर्कुलेशन या इजराई सर्विसेज में ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। उसके बाद जी रेफरेंस सर्विसेज होती हैं। लाइब्रेरी के एक पूरा रेफरेंस सेक्शन होता है, उसमें एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें जो यूज़र आता है जो उसको रिसर्च से मुतल्लक या कोई चीज़ नहीं जो चीज़ चाहिए होती हैं वो समझ नहीं आ रही होती, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन उनसे इंटरव्यू करता है, वो चीज़ों को पूछता है कि क्या आपकी ज़रूरत क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है। तो ये जो वो खदमात होती हैं जो वो उनको देता है, फिर वो जो मटेरियल उसको चाहिए होता है फिर उसकी तरफ रेफ़र करता है, हवाला देता है कि ये आपको ये मटेरियल या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सूटेबल है या बेस्ट है, इसलिए इसको रेफरेंस सर्विसेज कहते हैं। तो इसका एक पूरा सेक्शन होता है लाइब्रेरी में, इसको हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी भी कहा जाता है कि रेफरेंस सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसके बाद जी फ़ोटो कापियर या प्रिंटिंग सर्विसेज, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो होती हैं उनमें मटेरियल अवेलेबल होता है या कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कॉस्टली होता है, जो लाइब्रेरी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ क्या करती हैं, उनको जो है वो फ़ोटो कापी या प्रिंटिंग सर्विस फराहम करती हैं कि आपको 3-4 पेज या जितनी भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं उसकी आप फ़ोटो कापी करवा लें। उसके बाद जी ऑडियो वीडियो या मल्टीमीडिया सर्विसेज, बहुत सारी लाइब्रेरी जो होती हैं उनके पास मल्टीमीडिया रूम्स होते हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल होंगी, वहाँ पे एक टीवी या एलसीडी या प्रोजेक्टर लगा होता है जिससे वो जाते हैं, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री निकाल के या उनके पास ऑनलाइन पड़ी होती है वहाँ से प्ले करके देखते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बनाई से महरूम होते हैं, उनको ऑडियो बुक्स चाहिए होती हैं, तो ये ऑडियो बुक्स जो है वो भी मल्टीमीडिया सेक्शन में अवेलेबल होती हैं। ये जो नाबीना उनके लिए होती हैं, ये उनको जो है वो लाइब्रेरीज़ की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जी लाइब्रेरी खिदमात या लाइब्रेरी सर्विसेज में रिजर्वेशन सर्विसेज भी ऑफ़र करती है। रिजर्वेशन सर्विस से मुराद ये होते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइब्रेरी में लिमिटेड होती है, जैसे कि कॉस्टली होने की वजह से या कुछ भी वजह हो सकती है कि फ़र्ज़ करें एक किताब एक ही कॉपी पड़ी है तो वो चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स को भी, तो वो क्या करता है उस सूरत में लाइब्रेरी को रिज़र्व करवा देता है कि जब ये किताब आए तो उसकी मुझे ज़रूरत है तो ये काइंडली मेरे नाम पे या इसको रिज़र्व करके मुझे इन्फॉर्म कर दे। उसको कहते हैं लाइब्रेरी रिजर्वेशन सर्विसेज, कि उसके नाम पे होल्ड कर देते हैं और उसको रिज़र्व में रख लेंगे कि जब भी ये आए। उसके बाद इंटर लाइब्रेरी लोन होता है कि कुछ मटेरियल लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है, कुछ नहीं होता है। जो नहीं होता, मुख्तलिफ लाइब्रेरी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करती है, तो उन कोलैबोरेशन की सूरत में वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या मटेरियल एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो उसको इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं कि यानी कि फ़र्ज़ करें हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जितनी भी लाइब्रेरीज वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर किसी को किसी जगह पे मटेरियल चाहिए तो वो गवर्नमेंट उस लाइब्रेरी से लोन ले सकती है। इंटर लाइब्रेरी ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसको कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज। उसके बाद इंटरनेट या डिजिटल सर्विसेज, बहुत सारे स्कॉलर या रिसर्चर आते हैं लाइब्रेरीज़ में, उनको इंटरनेट के चाहिए होता है, तो ये लाइब्रेरीज़ जो हैं वो उनको इंटरनेट या डिजिटल सर्विसेज फ्राहम करती है। उसके बाद ये तारफ़ी या इंफॉर्मेशन सेशन या ओरिएंटेशन सेशन भी कहते हैं इसको, कि जब भी लाइब्रेरीज़ जो है वो कोई न्यू सेशन आता है, न्यू इनटेक आती है, बच्चे न्यू सेशन में इनरोल्ड होते हैं,
तो उनको एक सेशन या तारफ़ी या इंफॉर्मेशन सेशन देती है कि हमारे पास ये लाइब्रेरीज़ हैं और ये हमारे पास मटेरियल है, ये सेक्शन है वगैरह वगैरह। उसकी जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये थी लाइब्रेरी खिदमात। अब इन खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मशीनों का क्या किरदार है वो इस वीडियो में हम आगे देख रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। देखिए जी, लाइब्रेरी खिदमात की बेहतरी में मशीनों का किरदार क्या है। लाइब्रेरी खिदमात में लाइब्रेरी खिदमात की बेहतरी में मशीनों का किरदार और जदीद टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। ये न सिर्फ खिदमात को मौसर और तेज़ बनाती है बल्कि सार्फिन की ज़रूरत को भी बेहतर तौर पर पूरा करती है। लाइब्रेरी मशीनों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इल्म और मालूमात के फ़रोग की फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकती है। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना होगा तो वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करेगी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करेगी तो जैसे टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके, जैसे हम लाइब्रेरीज़ की बात करें तो लाइब्रेरीज़ जदीद मशीनें और टेक्नोलॉजी को जब अडाप्ट करेगी तो अपनी जो है वो सर्विसेज को मज़ीद मौसर, तेज़ और काबिल रसाई भी बनाएगी। ठीक है, इसमें कुछ मशीनें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जो लाइब्रेरी सर्विसेज में अपना किरदार बेहतर किरदार अदा करती हैं। उसमें सबसे पहला ये टाइपराइटर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंटर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आगे मशीनें आएंगी उसमें MCQs भी पूछे जा सकते हैं। इसमें जो डेट्स हैं, कब ये ईजाद हुए, किसने ईजाद किए हैं, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और MCQs भी बन सकते हैं। इसको ज़रा ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिएगा और नोट कर लेना। अच्छा जी, टाइपराइटर ये 1868 और 1870 की दहाई में क्रिस्टोफर लोथम शोल्स ने ईजाद किया। ये अमेरिका में ईजाद हुआ। इसको टाइपराइटर का मौजद भी कहा जाता है। इसने QWERTY कीबोर्ड लेआउट ईजाद की जो आज भी मशहूर है। ये जैसे मैंने एक तस्वीर भी साथ अटैच की है, इसमें देखें कि ये है टाइपराइटर। इसमें क्या होता था, पेज डाल देते थे तो जैसे इसमें एक कीबोर्ड लेआउट है जिस तरह हमारे मोबाइल में आज भी QWERTY कीबोर्ड लेआउट जो है वो हमारे मोबाइल में यूज़ हो रही है। अगर आप देखें, हमारे कीबोर्ड्स देखें लैपटॉप के या वो जो हमारे दूसरे पीसीज उनकी कीबोर्ड देखें, ये वही कीबोर्ड लेआउट है जो अभी तक इस्तेमाल हो रही है, जो इन्होंने ईजाद की थी। तो इसका क्या होता है कि वो पहले क्या करते थे लाइब्रेरीज़ में, इसका कैसे इस्तेमाल है। सबसे पहले क्या होता था, मैनुअली काम होता था, हाथ से लिखा जाता था। तो उसको बेहतर बनाने के लिए ये जो है वो चीज़ें यानी कि कैटलॉग या दूसरा रिकॉर्ड जो लाइब्रेरी का हाथ से लिखते थे उसमें टाइपराइटर में पेज डालते थे, उसमें टाइप कर लेते थे। तो वहाँ से इसका काम आसान हो गया। किताबों के कार्ड और कैटलॉग टाइप करने के लिए, लाइब्रेरी के खतूत और सरकारी दस्तावेज़ात तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड लिखने के लिए जो मैनुअली रिकॉर्ड है था वो उसमें शिफ्ट हो गया टाइपिंग में। तो इसमें जो है वो टाइम कम लगने लगा, टाइम की बचत होने लगी और जो है वो सर्विसेज में बेहतरी आ गई और ये काम स्मूथ होने लग गया था। उसके बाद है जी रेडियो 1895 में गोलिल्लो मार्कोनी ने इटली में ईजाद किया था। इन्होंने वायरलेस सिग्नल भेजे थे, तो वायरलेस सिग्नल के नतीजे में इन्होंने जो है वो रेडियो जो है वो ईजाद किया था। तो रेडियो का बेसिक जो है वो मकसद क्या था उसमें लाइब्रेरीज़ में, इसमें ये होता था कि जितने भी ओवरऑल वर्ड है या एक मुल्की हालात है वो उनसे कारीन को या लाइब्रेरी यूज़र को ख़बरें उनसे बाखबर रखते थे। ज़बान और दीगर प्रोग्राम के ज़रिए भी बाखबर रखना आसान हो गया था। यानी कि जो उनको मुल्क की या गैर मुल्की जो ख़बरें चाहिए होती थी वो किसके थ्रू मिलने लगी थी, रेडियो के ज़रिए। ठीक है, रेडियो एक वेव के ज़रिए वायरलेस सिग्नल भेजते थे। तो क्या होता था उस सूरत में जो है वो इनकी नशरियात जो है वो वहाँ तक पहुँच जाती थी। उसके बाद है जी टेप रिकॉर्डर। ये 1930 की दहाई और 1928 में फ्रंटर फ्ल्यूमर ने मकनातीसी टेप रिकॉर्डिंग का तस्वर पेश किया। इससे लाइब्रेरी में तलीमी लेक्चर और तकरीर महफूज करने के लिए ऑडियो मवाद की फराहमी और ज़ुबान सीखने के प्रोग्राम में इस्तेमाल होती थी। अब जब से टेप रिकॉर्डर आया तो क्या हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने तलीमी लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, तकरीर महफूज करना शुरू कर दिए, ऑडियो बुक्स जो है वो उसमें आने लगी।
तो ऑडियो बुक्स का मैंने पहले भी ऊपर बताया कि ये नबीना या जो बनाई से महरूम है उनके लिए होती थी। तो वहाँ पे इस तरह से लोगों की ये जो सर्विसेज थी इसमें भी बेहतरी आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जी टेलीविज़न और वीसीआर, ये 1920 की दहाई में और 1927 में फ्लो फ्रांसवर्थ अमेरिका में ईजाद किया। 1930 में इसकी नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया और वीसीआर 1956 में इम्पैक्स कंपनी ने ईजाद किया, ये भी अमेरिका में ईजाद हुआ। इससे लाइब्रेरी में तलीमी लेक्चर और वीडियो दिखाने तलबा को बसरी से मुराद ये होता है कि जो वीडियो मटेरियल होता है फ्राहम करने के लिए तलीमी प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है जी। इससे लाइब्रेरीज़ में जो है वो जितनी भी वीडियोस थी उनको क्या किया जाता था, रिकॉर्ड करके या उनकी कैसेट्स वगैरह, जैसे पहले वीसीआर होते थे उनकी कैसेट होती थी बाकायदा, अगर आपके इल्म में हो तो वो उसमें रिकॉर्ड होता था तो वीसीआर में वो कैसेट चलाई जाती थी, वहाँ पे डिस्प्ले आ जाता था। तो ये चीज़ें क्या किसके लिए इस्तेमाल हुई थी, ये जो जितने भी वीडियोस लेक्चर या वीडियो स्टोरीज़ या वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी कुछ हिस्ट्री पे बनती थी, कुछ किसी की बायोग्राफी पे बनती थी, उनको स्टोर करके लोगों को दिखाया जा सके। उसके बाद ये फ़ोटोकॉपी मशीन, ये फ़ोटोकॉपी है, ये 1938 में चेस्टर चार्ल्सन ने अमेरिका में ईजाद किया। इससे क्या होता था, फ़ोटोकॉपी क्यों लाइब्रेरी में ज़रूरी थी, वो इसलिए कि जब कायरीन को मुताले के दौरान कभी किसी सफ़ात की ज़रूरत होती तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सर्विसेज होती है ना, फ़ोटोकॉपियर भी एक सर्विसेज है लाइब्रेरी में, कि अगर कुछ किताबें जो है वो लिमिटेड एडिशन होता है या नियाब होती हैं या कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो पॉलिसी होती है लाइब्रेरी की, वो लाइब्रेरी से आप बाहर ले जा नहीं सकते। तो उस सूरत में क्या होता है कि आप जो भी आपको उसमें से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती थी वो लाइब्रेरी अलाउ करती थी यूज़र को कि आप इसमें से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसकी जो है वो फ़ोटोकॉपी करवा लें। तो फ़ोटोकॉपी मशीन से ये काम आसान हो गया। इससे लाइब्रेरी जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ गई थी। उसके बाद है जी माइक्रो फार्म। माइक्रो का मतलब आपको पता ही है कि छोटे साइज़ में करना फार्म उसकी शक्ल में। तो इसको तकरीबन 1839 में यूके में ईजाद किया या इसका तस्वर पेश किया। इसको इब्तदाई तौर पर जॉन बेंजामिन डेंसर इसको ने जो है वो डेवलप किया था या इसको उसका मुजज़्ज़ समझा जाता था। इससे क्या होता था कि लाइब्रेरी में जो पुरानी और नायाब कुतुब या अखबारात रसायल जरायद को छोटी फिल्म में महफूज करने और जगह बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अब कॉन्सेप्ट आ गया डिजिटल का, इसी तरह जो माइक्रो फार्म का आया था, माइक्रो फार्म की मैं आपको बताता चलूँ, दो फार्म थी, एक माइक्रो फिल्म एक माइक्रो फिश है। माइक्रो फिल्म कभी आपने पुराने दौर के कैमरे देखे हो तो उसमें एक रील चलती थी। उस रील में क्या होता था, एक बटन दबाते थे, उस जो अक्स रहता उसमें प्रिंट हो जाता था, फिर उसको नेगेटिव कहते थे, नेगेटिव से फिर जो है वो कन्वर्ट करके उसका प्रिंट ले लिया जाता था, क्योंकि वो छोटे साइज़ में इसको महफूज किया जाता था। तो छोटे साइज़ में महफूज करके, जैसे ये एक तस्वीर भी मैंने अटैच की है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटे साइज़ में जो है वो चीज़ों को, किताबों को महफूज कर लेते थे। तो बाद में इसको देखने के लिए या इसका प्रिंट लेने के लिए कैमरे या इस तरह की डिवाइस का यूज़ किया जाता था। क्योंकि लाइब्रेरीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता है, इन्फॉर्मेशन डे बाय डे प्रोड्यूस होती है। जब डे बाय डे प्रोड्यूस होती है तो लाइब्रेरी की भी ज़रूरत बन जाती है कि लाइब्रेरी वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखे। तो इन्फॉर्मेशन हार्ड फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अगर सारी रखना तो इम्पॉसिबल है लाइब्रेरी में, क्योंकि उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होगी, शेल्फ चाहिए होगी। तो वो क्या करते थे, इसका हल उन्होंने ये निकाला था कि माइक्रो फॉर्म, उसको क्या करते थे, स्कैन कर लेते थे, स्कैन करके उसको अपने पास महफूज रख लेते थे। इससे क्या होता था, वो छोटे साइज़ में आ जाती थी, उससे जगह की बहुत बचत होती थी। अब क्या करते हैं, स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके उसको गूगल ड्राइव पे या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बने हैं, डेटाबेसेस हैं, सर्वर ऐसे हैं कि उस पर अपलोड कर देते हैं। तो उससे ये क्या होता है कि वो जो है लाइब्रेरी की स्पेस जो है वो उसको मैनेज कर लेते हैं, ये वर्चुअल स्पेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सब जानते हैं, आपने देखा भी है, इसका इस्तेमाल है हर जगह। इसके बगैर जो है वो काम मेरा ख्याल है कि मुश्किल होता है, कि मैनुअली काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंप्यूटर पे काम कदरे आसान होता है, उसमें एरर्स की जो है वो कम आते हैं। ये 1940 में चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया।
इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चलाने के लिए, यानी कि पहले मैनुअल काम का होता था ट्रेडिशनली, अब क्या होता था उसका एक सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करने के लिए या वो पूरा एक सिस्टम चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन कैटलॉग बनाने के लिए, जिसको हम ओपैक कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये हम मैनेज करते हैं। उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे आ होता है। पहले कार्ड वो दराज की शक्ल में होते थे कि दराज खोलें तो उसमें कार्ड देखें कौन कौन सा जो है वो कैटलॉग हमारे पास पड़ा है, तो उसमें लिए स्पेस चाहिए थी, चीज़ें चाहिए होती थी। अब क्या है, अब एक फ़ाइल बनती है या एक डाटाबेस बनता है लाइब्रेरीज़ में, सॉरी इसमें कंप्यूटर में, तो उसका डिस्प्ले जो है वो या एक स्क्रीन लगा के या उसका सिस्टम रख के वहाँ पे उसकी एक्सेस दे दी जाती है, उस तक रसाई दे दी जाती है। वहाँ पे बच्चा आता है, वो उसके कंप्यूटर में चेक कर लेता है कि कौन सी जो है वो किताब या इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं है। तो इसका जो है वो ऑनलाइन कैटलॉग भी बनाते हैं, उसमें डिजिटल मालूमात तक रसाई के कंप्यूटर पर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होते हैं, जिससे जो है वो डिजिटल मालूमात तक रसाई भी मुमकिन होती है। उसके बाद है जी डिजिटल स्कैनिंग। जैसे कि आपके मोबाइल में भी स्कैनर्स होते हैं, कैम स्कैनर वगैरह। आप इससे क्या होता है कि ये 20वीं सदी में के आखिर में डिजिटल स्कैनर्स आम हो गए। इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी में किताबों और दस्तावेज़ात को डिजिटल शक्ल में महफूज करने, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में मदद और ऑनलाइन रसाई फ्राहम करने के लिए किया जाता है। अब डिजिटल स्कैनर से क्या होता है कि लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल किताबों और दस्तावेज़ात को डिजिटल शक्ल में, मैंने जैसे बताया था थोड़ा सा पीछे, अगर पिछली स्लाइड पे देखें माइक्रोफार्म वाली पे, तो उसमें मैंने कहा था पहले वो माइक्रोफार्म में स्कैन करके या उसका अक्स लेके रख लेते थे। अब क्या होता है, मोबाइल में या डिजिटल स्कैनर ऐसे हैं, पूरी पूरी किताब को वो जो क्या करते हैं स्कैन करके उसको PDF में, वर्ड में, मुख्तलिफ फार्मेट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करते हैं फिर उसको क्या करते हैं वो अपलोड कर देते हैं किसी डाटाबेस में या किसी सर्वर में। तो उसकी एक्सेस जो है वो ऑनलाइन रसाई लोगों को दे देते हैं, वो अपने घर बैठे सारी लाइब्रेरी को वहाँ घर बैठे या अपनी जितनी भी उसकी लाइब्रेरी है या इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से एक्सेस कर सकता है, उस तक रसाई उसकी मुमकिन है अब, क्योंकि ये डिजिटल स्कैनर्स हैं, डिजिटल स्कैन करते हैं और डिजिटल इतनी किताब को छोटी सी फाइल में, छोटी सी साइज़ में जो है महफूज करके अपलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लाइब्रेरी की स्पेस भी मैनेज हो जाती है और रिकॉर्ड भी जो है वो लाइब्रेरी के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं वो जो इसको इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल लाइब्रेरीज़ बना रही हैं, डिजिटल रिपोजिटरी बना रही हैं। तो उसके बाद इसकी एक्सेस जो है अपने यूज़र को वो दे देती हैं। कुछ लाइब्रेरीज़ की पॉलिसी ये होती है कि वो इसकी एक्सेस या रसाई वो विद इन ए कैंपस देती हैं। कुछ की पॉलिसी होती है कि वो उसको जितने भी उसके यूज़र हैं वो उनको घर बैठे इसकी रसाई जो है या वो जितनी भी लाइब्रेरी उनकी है उन तक वो रसाई दे देती है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या समझ ना आई हो तो मुझे व्हाट्सअप या मेल या उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।